स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। ठीक है, इंपॉर्टेंट एरिया है ये भी। सबसे पहले तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है विमान, क्या लगता है रिफॉर्मेटरी मेजर्स जी? इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी रिफॉर्मेटरी मेजर्स होंगे। भाई इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेसी का आधार है कि नहीं? हाँ, अगर इलेक्शंस ही फ्री एंड फेयर नहीं है, अच्छा फ्री इलेक्शन का क्या मतलब है? ये जो वर्ड हम कहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं फ्री होने चाहिए एंड फेयर होने चाहिए, फ्री शब्द का क्या मतलब है बताइए कमेंट्स में सभी लोग। व्हाट इज फ्री इलेक्शन? फ्रीडम टू वोटर्स, फ्रीडम टू वोटर विदाउट एनी प्रेशर, फेयर हो सभी कॉम्पिटिटर्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? तो यानी कि डेमोक्रेसी के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी होते हैं, ये तो बेसिक सी बात है, आपको पता ही है। ठीक है, हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसी की जिम्मेदारी इंटीग्रिटी से पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस हो, राइट? अब ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इसमें कौन से पॉइंट्स होते हैं? अगर आपको ये ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा इसको लिख देता हूं। ये है सक्सेसफुल गवर्नमेंट, सक्सेसफुल गवर्नमेंट। भाई अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो ऐसे में लोगों का विश्वास होगा ऐसी सरकार में, जब विश्वास होगा ऐसी सरकार में तो लोग उसकी जो पॉलिसीज है उसको सपोर्ट करेंगे, तभी ये गवर्नमेंट सक्सेसफुल गवर्नमेंट बनेगी। इंडिकेट विल ऑफ पीपल, भाई इलेक्शन जो है लोग की इच्छा को ही तो प्रदर्शित करते हैं कि हाँ भाई लोग ये चाह रहे हैं। एक्सेप्टेबिलिटी अमंग पीपल, जब लोगों की इच्छा शो होगी तो जाहिर सी बात है तभी लोग एक्सेप्ट करेंगे डिसीजंस को, राइट? लेजिटिमेट प्रोसेस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसको लोग मानते हैं कि हाँ ये वैध प्रोसेस है। तो एक्चुअली ये पोस्टुलेट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन बाय दिस प्रोसेस, यानी कि एक तो जो प्रोसेस है वो लेजिटिमेट हो, जनता की विल को प्रदर्शित करे, तभी जनता में एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, एक्सेप्टेबिलिटी आएगी तो ही क्या होगा? सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट होगा। क्लियर है बात? आवाज आ रही है? ये बात क्लियर है? यस और नो? यस 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 यस, राइट? और अगर हम ये इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने में डिले करते हैं जिससे कि लेजिटिमेट प्रोसेस हो, फ्री एंड फेयर हो, तो ऐसे में कितने सारे लोगों के अधिकारों को हम उनसे छीन लेते हैं। यस धीरज, आई कैन सी योर मैसेज। रोल ऑफ इलेक्शन, सबसे पहले तो जो इलेक्शन शब्द है ये आया है लैटिन शब्द एलेग्रे से। एलेग्रे का मतलब होता है कि सेलेक्ट करना, पिक करना। ठीक है भाई, इलेक्शन का मतलब जनरली आप पॉलिटिक्स से सोचते हैं, लेकिन अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, इनमें से एक को चुनना है तो एक को इलेक्ट करता हूं मैं, तो यानी कि चूज को हम कहते हैं एलेग्रे। ठीक है, तो इलेक्शन एक तरीके से प्रोसेस है वोटिंग का, जिससे आप चुनते हो कि हाँ मुझे ये व्यक्ति या इस पार्टी को समर्थन करना है, और इसके लिए आपको दिया है राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार, जिससे कि आप डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो सरकार के, राइट? और सरकार के फैसले फिर देश को प्रभावित करेंगे। अब रोल पर हमारे पास कुछ पॉइंट होने चाहिए, जैसे कि इलेक्शन की जरूरत क्या है डेमोक्रेसी में। सबसे पहले तो क्योंकि लोगों ने इलेक्ट किया है, तो जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेह होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ऐसे में रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट एंश्योर करने के लिए इलेक्शन जरूरी है, राइट? साथ में अगर ये बना तो दी हमने, लेकिन अपनी मनमानी करने लगे, तो क्योंकि हमने रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बनाई है तो यानी कि हम इसको क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, लीडरशिप ही चेंज कर देंगे कि भाई अब आप नहीं आओगे, राइट? साथ में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आता है, यानी कि वोट कर भी सकते हैं आप और इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं आप, राइट? सेल्फ करेक्टिव सिस्टम है, यानी कि आपको लगा कि भाई हम इस बार हमसे गलत चुनाव हो गया, इस व्यक्ति को नहीं चुनना चाहिए था, तो जनता खुद जो है बदलाव कर सकती है। कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी,
इलेक्शन प्रोसेस इंश्योर करता है कि लोकतंत्र चलता रहेगा। अब ये तो कल को कोई और सोशल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होता है, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे बताना जरा। सर सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टी के बीच इंटरेक्शन तो होता ही है ना इलेक्शन में, तो ये एक तरह से इंटीग्रेशन हो रहा है मैं एग्जांपल देता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी। जमतारा में जाति भेदभाव है कि नहीं है, निशा ने ठीक कहा, वोट के चक्कर में होता है सोशल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही बात, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जाति प्रथा है, लेकिन क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास एक वोट है, एक वोट एक वैल्यू, तो ऐसे में चाहे कोई सो कॉल्ड अपर कास्ट से है और वो जाति भेदभाव में विश्वास रखता है, लेकिन जब चुनाव लड़ेगा तो वो दलित व्यक्ति के घर भी हाथ जोड़ के खड़ा होगा कि जरा ध्यान रखना और हम तो दलितों के मसीहा हैं, हम सबके साथ हैं। तो ऐसे में एक सामाजिक इंटीग्रेशन होगा इस बहाने। वो इसलिए भी उनकी बातें सुनेगा, उनको अपने घर में बुलाएगा, जनता दरबार में उनकी बात सुनेगा, क्योंकि पता है अगर इनकी बात नहीं सुनी, संख्या इनके पास इतनी है, तुम्हें जीतने नहीं देंगे आगे जाके, राइट। तो इस वजह से सोशल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो पाता है इलेक्शंस की वजह से डेमोक्रेसी में, राइट। ओनरशिप ऑफ द प्रोसेस किसके पास होती है, संस्था के पास होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जनता के पास भी होती है। भाई अल्टीमेटली दो तरह की कंसेंट होती है, एक तो होती है आपकी इम्प्लिसिट कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति। भाई डेमोक्रेसी में जो सरकार है वो सहमति से चलती है कि नहीं चलती है। एक होती है एक्सप्लिसिट कंसेंट। तो दो तरह के लोग होते हैं हमेशा डेमोक्रेसी में, ठीक है, दो तरह की सहमति होती है हमेशा, कोई भी डेमोक्रेसी हो। एक्सप्लिसिट कंसेंट का मतलब होता है कि भाई आपने समर्थन मान लीजिए दिया बीजेपी को, तो आपने वोट दिया बीजेपी को, ठीक है विमान, लेकिन सरकार जो बनी वो बनी आम आदमी पार्टी की। तो विमान जो है एक्सप्लिसिट कंसेंट के यहां पर खड़ा था, ठीक है। शिवम भाटिया जो है, अब जैसे विमान यहां था, लेकिन क्योंकि अब सरकार आम आदमी पार्टी की बन गई, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी से जो देश का प्रधानमंत्री बन रहा मान लीजिए, तो अब उसको इम्प्लिसिट कंसेंट आपकी होगी कि नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। उस आपको मानना पड़ेगा कि भाई ये देश का प्रधानमंत्री है, मेरा प्रधानमंत्री है। तो यानी कि कंसेंट जो है वो बेस है। कंसेंट चाहे एक्सप्लिसिट हो, एक्सप्लिसिट आपने जिसको वोट दिया, लेकिन आपकी वोट जिसको दिया था वो आप एक्चुअली नहीं जीत पाया, ठीक है। तो ऐसे में दूसरा जो जीता है उसको भी आपको कंसेंट देनी पड़ेगी। अगर विमान कहे कि भाई मैं तो इसको अपना प्रधानमंत्री नहीं मानूंगा, जैसे मान लीजिए ऐसा होता कि आपने आम आदमी पार्टी को दी थी, जीत गई बीजेपी, और बीजेपी के से जो हमारे मोदी जी बने, आप कहने लगे कि भाई मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता, अमित शाह जी को अपना होम मिनिस्टर नहीं मानता, तो आप इम्प्लिसिट कंसेंट देने से मना कर रहे हैं। लेकिन इम्प्लिसिट कंसेंट होती है, अगर ये नहीं राइट तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जरूरी है कंसेंट, ये सभी को, जनता को मानना चाहिए। यू शुड ओन दिस प्रोसेस। अगर दूसरी पार्टी जीती है तो आपको मानना चाहिए कि हाँ ये अब देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सबके प्रधानमंत्री हैं। क्लियर है बात। तो नेशनल सिंबॉलिक ऑफ नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म, इसी कंसेंट से आपका जो है देशभक्तिपना दिखेगा यहां पर, राइट। क्योंकि आप जो भी पार्टी जीते, अब पार्टी से मतलब नहीं, अब उस व्यक्ति और उस संस्था से, राइट। क्लियर है यहां तक बात, यस और नो, क्लियर। नाउ अब अंडरस्टैंडिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। अब ये बात हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले पार्ट में की थी, जरा आपको दिख जाएगा अभी आर्टिकल 324 से 329 पार्ट 15 हमने बात की थी कि देयर विल बी इलेक्शन कमीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जिम्मेदार होगा, राइट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, राइट। 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है और वो इलेक्टोरल रोल की सूची में आता है, तो ऐसे में वो वोट दे सकता है। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम, राइट। रिजर्वेशन सीट्स होता है कि नहीं SC ST के लिए, बिल्कुल होता है, राइट। ये भी हमने बात की थी। साथ में कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है डिलिमिनेट कैसे होती है, डिलिमिटेशन कमीशन होती है, वो कहती है भाई ये एरिया पे एक MP, ये पे एक MP, ये इस पर दूसरा MP, तो उस हिसाब से फिर वोटिंग होती है, राइट। अभी नंबर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो कब तक के लिए फ्रीज कर दी गई हैं,
2026 तक के लिए बताया था वहां पर मैंने, राइट। वोटिंग किस तरीके से होती है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होती है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये सिस्टम क्या है जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए 100 लोग हैं, हम अपनी क्लास में FTPT का इस्तेमाल करके क्लास मॉनिटर बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर गौरव, प्रियांश, आकाश, आकांक्षा, शिवानी ये कैंडिडेट आ गए, ठीक है। जैसे इन कैंडिडेट के नाम घोषित हुए, इन्होंने कहा कि हम कैंडिडेट, तो 50 लोगों ने कहा कि भाई हम तो वोट ही देने नहीं आएंगे। क्लियर है? तो 50 में तो हम तो वोट ही देने नहीं आएंगे कैंडिडेट्स को देखकर। अब उसके बाद मान लीजिए 15 वोट जो हैं वो शिवानी को मिल गए, और मान लीजिए 7 वोट गौरव के मिल गए, 8 आकाश को, इस तरीके से मिल गए। तो शिवानी को 100 में से केवल 15 लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन शिवानी के जो 15 वोट हैं वो बाकी से ज्यादा हैं। किसी के पास 6 वोट है, किसी के 7 हैं, किसी के पास 1 ही है। तो ऐसे में हमने कहा कि भाई जो इन जितने भी वैलिड वोट्स काउंट हुए, उन वैलिड वोट्स में सबसे ज्यादा वोट जिसके पास है वो जीता हुआ माना जाएगा। तो ऐसे में शिवानी जो है इस 100 मेंबर्स की क्लास की नेता बन गई है, लेकिन हालांकि जो इनके पास समर्थन है वो केवल 15 लोगों का है। ये सबसे आसान तरीका कहा जाता है इलेक्शन का, राइट। तो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, सबसे ज्यादा जो संख्या है वोट की, जो उसको पालेगा, उसको पार कर देगा, वो जीतेगा। तो ये लोकसभा में यूज होता है, आपके MLAs के इलेक्शन में यूज होता है। फिर होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये राज्यसभा इलेक्शन में यूज होता है, राष्ट्रपति में इस्तेमाल होता है, जैसे उपराष्ट्रपति में बताया था आपको वहां पर मैंने। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यहां पर हम क्या करते हैं 1 2 3, हम बेसिकली चॉइसेस फिल करते हैं। याद है कि नहीं है? यस और नो? तो दोनों ही सिस्टम हमारे यहां डेमोक्रेसी में इलेक्शंस में यूज होते हैं, राइट। अब ये है डिफरेंसेस। कंट्री डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और वहां पर ये फर्स्ट पास द पोस्ट, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लार्ज ज्योग्राफी पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है पूरे एरिया को। जैसे अगर राज्यसभा में 31 सदस्य गए यूपी से, तो क्या वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूपी की? नहीं, उस समय यूपी ही पूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है, राइट। एंटायर कंट्री माइट बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंटायर स्टेट कैन बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। वन कॉन्स्टिट्यूएंसी वन रिप्रेजेंटेटिव का सिस्टम होता है, लेकिन यहां पर मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। जैसे यूपी से 31 हो गए, है कि नहीं? जैसे यहां से मान लीजिए किसी और से 3 हो गए, 4 हो गए, राइट। वोटर्स कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, यहां पर वोटर पार्टी के लिए वोट कर सकते हैं। कुछ देशों में ऐसा होता है पार्टी के लिए वोट करते हैं, और फिर एक लिस्ट बनती है, फिर लिस्ट में से डिसाइड होता है कि भाई कौन चुना जाएगा, ठीक है। ऐसा भी होता है। अ पार्टी में बी गेटिंग मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। इसका क्या मतलब हुआ विमान, पता आपको? जैसे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की वजह से होता क्या है, शिवानी को कितने वोट मिले थे? 50 लोग तो आए ही नहीं। 15 वोट्स मिले थे, 15 वोट्स मिले थे। तो 15 वोट्स मिले थे। ऐसी एक दूसरा बैच है, दूसरे बैच में कोई 12 वोट से नेता बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग हमने देखा। कई बार ऐसा होता है कि केवल आप एक नंबर ज्यादा थे दूसरे से, और इस वजह से आप जो है रिप्रेजेंटेटिव बन गए। ऐसा होता है कई बार कि वोट परसेंटेज भले ही आपका कम है, नंबर ऑफ पीपल जो सपोर्ट कर रहे हैं वो कम है, लेकिन नंबर ऑफ सीट जो आपने जीत ली वो ज्यादा है। ऐसा भी हो जाता है, राइट। एग्जाम्पल, जैसे कि सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे जो भी हो, फर्स्ट नंबर मान लो शिवानी है, सेकंड नंबर पे मान लीजिए गौरव है। तो गौरव को यहां पर वोट मिले थे मान लो 10, दूसरी जगह देखा ऐसी गौरव की पार्टी को फिर 10 मिले थे, किस जगह 20 मिले थे, लेकिन 20 वाली जगह भी दूसरे को 21 मिले थे। तो इस तरीके से देखा जाए कि तो टोटल नंबर ऑफ वोट जो जितने मिले, टोटल वैल्यू वोट्स का, उसको हम कहते हैं वोट परसेंटेज। तो इससे पता लग जाता है भले ही गौरव की पार्टी जीती ना हो, लेकिन कितने सारे लोग गौरव को सपोर्ट करते हैं, राइट। कैंडिडेट हु विंस इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी वोट, जैसे कि शिवानी का था, शिवानी के पास मेजोरिटी वोट थोड़ी ना थी। मेजोरिटी वोट तो होती भाई जितने वोट्स पोल हुए उसमें 50% ज्यादा, यहाँ तो 15 ही वोट थी उनके पास। यूके इंडिया में जैसे इसका इस्तेमाल होता है, एवरी पार्टी एज अ सीट प्रोपोर्शन परसेंटेज ऑफ द वोट्स। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे श्रीलंका का एक एग्जाम्पल है, वहां पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, लोग ना पार्टी के लिए वोट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे
पार्टी ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लिस्ट निकाली, अलग अलग पार्टी की लिस्ट हो गई। मान लीजिए ये बीजेपी है, ये कौन है विमान, आम आदमी पार्टी झारखंड से हो, जेएमएम पसंद नहीं है क्या आपको? पार्टी रीजनल पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, अच्छा आम आदमी पार्टी आप कहना चाह रहे हैं, चलो आम आदमी पार्टी है, ठीक है। तो अब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो टोटल वोट्स होंगे, मैं बता रहा हूं प्रोपोर्शनल सिस्टम इस तरीके से भी होता है, हमारे देश में नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं तरीका, जिससे बेसिक डेफिनेशन आपको पता हो। मान लो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना दे तो आपको पता हो, ठीक है। इसको हम लिस्ट सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। लिस्ट सिस्टम क्यों? क्योंकि यहां पर लिस्ट बनती है कैंडिडेट्स की। जैसे बीजेपी में पहली पॉइंट पे उन्होंने कहा मोदी जी, सेकंड पे कहा शाह, थर्ड पे उन्होंने कहा चलो शशांक को रख लेते हैं, फोर्थ पर उन्होंने कहा विमान को रख लेते हैं। इज्जत बढ़ा दी विमान आपकी, एक नंबर पर रखना चाहिए, ज्यादा नहीं होगा। चलिए फिफ्थ पे गौरव को रख लेते हैं। ऐसी जेएमएम से मान लीजिए सोरेन साहब हो गए, सेकंड शिवानी हो गई यहां पर, फिर निशा हो गई, मान लीजिए रोहित हो गए, अलग अलग लोग हुए, ये फोर्थ हो गया, फोर्थ पॉइंट। सिस्टम समझ लेना, कभी गलती नहीं करोगे। अब मुद्दा क्या था इसका, ऐसी आम आदमी पार्टी से अलग अलग हो गए। अब जैसे टोटल जो वोट हुई, अब इसमें पता लगा कि भाई बीजेपी को मान लो परसेंटेज ऑफ वोट मिली से 10% वोट मिली, ठीक है। ऐसी इसको कुछ अलग अलग परसेंटेज मिली, तो इसका मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, मान लीजिए से कम कर रहा हूं आपके लिए, मान लो 40 नहीं 30 करता हूं मैं, एक खास कारण से सीट ऐसे बना रहा हूं, 30 टोटल सीट है, ठीक है। टोटल सीट वहां पर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मान लीजिए बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमने कहा चलो 30 रिप्रेजेंटेटिव चुने जा सकते हैं, ठीक है। एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमने 30 सीट मान ली, ठीक है, समझने के लिए। 30 का 10% कितना होता है बताओ विमान? 3 होता है। तो यानी कि यहां पर जो टोटल 30 सीट है इस पार्लियामेंट में मान लो, तो यहां पर इस पार्लियामेंट में 3 सीट किसकी आएगी? बीजेपी की आएगी, ठीक है। अब 3 सीट जब बीजेपी की आएगी तो यहां पर जो लोगों ने वोट किया था, क्या वो किसी कैंडिडेट के नाम पर किया था या फिर कंपटीशन पार्टीज के बीच में था? कंपटीशन वाज बिटवीन पार्टीज और कैंडिडेट्स, पार्टी। अब क्योंकि 3 सीट है, अब देखो कौन कौन चुने जाएंगे बीजेपी से। एक तो मोदी जी, क्योंकि 3 सीट है तो प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकंड पे, थर्ड पे विमान तो गया, ठीक है, विमान चला गया। अब आप समझ गए होंगे क्यों मैं 40-30 में खेल रहा था, ठीक है। तो यानी कि ये 3 लोग जो हैं ये पार्लियामेंट में आएंगे क्योंकि वोट परसेंटेज के हिसाब से टॉप 3 को ही चुना जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? यस और नो? तो एक मेथड होता है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ही सब पार्ट कहते हैं, हम इसको कहते हैं लिस्ट सिस्टम। क्लियर है बात? क्रिस्टल क्लियर हो गया? ग्रेट। तो जैसे इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है इजराइल में और नीदरलैंड में, क्लियर है? चलो अब इलेक्शन मशीनरी देखते हैं इंडिया की, ये कह रहे हैं जस्टिस फॉर विमान। चलिए, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंजॉयज द सेम स्टेटस एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। याद करिए, सीईसी को हम कहते हैं कि वो सीजीआई के इक्विवेलेंट होता है, जो ईसीज होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट होते हैं। यार, सीईसी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन मैटर्स ऑफ इलेक्शन वाइड पावर आर गिवन टू इलेक्शन कमीशन, जिससे कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके, राइट। आकांक्षा पूछ रही है सर एफटीपीटी ज्यादा इफेक्टिव है या पीआर सिस्टम? देखिए, कहा जाता है कि वोट वेस्टेज कम होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक्चुअली इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो इट वुड बी क्वाइट कम्बरसम, बहुत डिफिकल्ट होगा उसको इंप्लीमेंट करना। इस वजह से शॉर्ट तरीका हमने यहां पर एफटीपीटी रखा है, ठीक है, फिजिबल नहीं होगा वो।
चलिए, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, पहले तो फाइलिंग होती है नॉमिनेशन की, ठीक है, या इससे करते हैं, चलिए फॉर्मेशन ऑफ रूलिंग पार्टी, नहीं रूलिंग पार्टी नहीं, मतलब कोई भी पार्टी आप फॉर्म कर सकते हो, कोई मैं आपने पार्टी फॉर्म करी है, इंडिपेंडेंट भी आप लड़ सकते हो। तो पहले आप फाइलिंग करते हैं नॉमिनेशन की, नॉमिनेशन फाइल समझते हैं, आप जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष कि सर मैंने पूरी फॉर्मेलिटीज फॉरवर्ड कर दी। सेकंड, आपका एनालिसिस होता है नॉमिनेशन का, आपने पूरे क्राइटेरिया फुलफिल करें हैं कि नहीं करें। थर्ड, कैंपेनिंग स्टार्ट करते हैं, फिर वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद वोट काउंटिंग होती है, और इसके बाद फिर बनती है सरकार, ठीक है। तो ये होता है आपका इलेक्शन प्रोसेस, 6 स्टेज है। यस, रिटर्निंग ऑफिसर भी बोलते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहती है कि इनकी जिम्मेदारी है कि पूरे इलेक्शन को कंडक्ट कराना, और इनके समक्ष ही आप एक्चुअली अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन। आपको इलेक्शन एक्सपेंडिचर वगैरह भी सब फाइल करने होते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इस शब्द का मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली ईसीआई नॉमिनेट करती है किसी ऑफिसर को स्टेट में, यूटी में, एज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट कि भाई हम आपके इस अधिकारी को इस जगह पर नियुक्त करना चाहते हैं क्योंकि हमें जरूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सुपरवाइज करेगा इलेक्शन वर्क को रिगार्डिंग असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्योंकि यही इलेक्शन तो करा रही है यहाँ पर ईसीआई स्टेट में। रिटर्निंग ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब दोनों शब्दों में डिफरेंस देखिए, कई लोग समझते नहीं है। यहां पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हम सुपरवाइज कराना चाहते हैं इलेक्शन एट अ लार्जर स्केल, यहां पर हम कह रहे हैं स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, एज पर सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। जैसे डीएम को बनाते हैं, राइट, रिटर्निंग ऑफिसर दूसरे अधिकारी को भी बना सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, यानी कि इसका काम होता है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर इलेक्शन वर्क को सुपरवाइज करना, ठीक है। इसको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी बोल दिया जाता है, डीआरओ भी बोल दिया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, अब फिर इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है जिसका काम होता है इलेक्टोरल रोल्स बनाना। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब क्या होता है? वो सूची बनाना जिसमें दर्ज है कि इस क्षेत्र के मतदाता कौन है, राइट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो असिस्टेंस करता है पोलिंग ऑफिसर्स को, यानी कि ये कहाँ होता है? जो पोलिंग बूथ है वहां पर होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग बूथ पर होता है जहां पर वोटिंग होती है, ठीक है, जिससे कि पोलिंग स्टेशन पर जो इलेक्शन है वो सुचारू रूप से चल जाए। एक ऑब्जर्वर होता है, जैसे कि आप अधिकारी हैं, दूसरे प्रदेश में आपको भेजा गया है ऑब्जर्व करने के लिए कि जो फंक्शंस एंट्रस्ट किए गए हैं कमीशन पे, क्या वो वैसे ही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आप डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं कमीशन को, बीच में कोई नहीं। अब प्रॉब्लम्स क्या है इलेक्शन से रिलेटेड हमारे देश में? सबसे पहले तो फाइनेंसिंग का इशू है, यानी कि इतना ज्यादा पैसा लगता है। अब जैसे मैं और विमान दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अब मेरे पास तो पैसा है नहीं, आप पे पैसा बहुत ज्यादा है, तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि जनता को कि ये बदलाव लाएंगे, गुड गवर्नेंस लाएंगे, स्वराज ये समझा रहा हूं, और सीधा विमान कहते हैं कि देखो अगर मुझे जिता दिया तो हर सैटरडे संडे तो यहाँ पर सेंट्रल पार्क में हुआ करेगी पार्टी, ठीक है, जिसमें आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, नाच गाना होगा। तो ऐसे में जो यूथ है, जो विमान के विचारों से बड़ा प्रभावित हो सकता है, वो कहेगा बस इन्हें जिताना है, ठीक है। किसी को कह दिया कि आपको मिलेगा, मान लीजिए कुछ गुडीज मिलेंगी आपको, तो ऐसे में जनता ये नहीं सोचेगी कि भाई इस क्षेत्र का असली विकास, हेल्थ, एजुकेशन और क्या कहते हैं एम्पावरमेंट, कि आपके पास खुद इतना पैसा आ जाएगा कि वो मजा जो आपको विमान ऐसे देना चाह रहा है खैरात के रूप में, वो आप खुद ले सकते हो। लेकिन जनता किससे इंप्रेस हो जाएगी? आपसे हो जाएगी, है कि नहीं? तो ऐसे में अब आपके पास ज्यादा पैसा है, अब जीतना औरों को भी है, वो कहेंगे चलो हम भी फाइनेंसिंग करते हैं। फाइनेंसिंग के लिए उद्योगपति पे जाएंगे, आप हम हमारे पास पैसा लगा दो, हमें 1 करोड़ रुपए दे दो। उद्योगपति कहेगा मुझे क्या फायदा है? तो वो उद्योगपति कहेगा जब मेरा काम आएगा तो फिर उसको आपको करना पड़ेगा, मुझे कुछ रिलैक्सेशन दिलानी पड़ेगी सरकार से, कुछ छूट दिलानी पड़ेगी, कहीं टैक्स कम करा देना। तो ऐसे में एक तरीके से नुकसान किसका होने वाला है? जनता का होना है, नुकसान तो जनता का ही होना है। तो ऐसे में ब्लैक मनी बनता है, इससे करप्शन बढ़ता है, राइट। मसल पावर का इस्तेमाल होता है, वायलेंस होता है, प्री इलेक्शन इंटिमिडेशन होता है, डराया धमकाया जाता है कि देखो जीतने तो मैं ही वाला हूं, मुझे वोट नहीं दी तो ध्यान रखना तुम्हारे काम नहीं हो पाएंगे, फिर मेरे पास मत आना रोते रहते अगर कुछ हो गया आपको। तो इस तरीके से धमकियां दी जाती हैं, बोथ कैप्चरिंग, रिगिंग कराई जाती है, राइट, मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हालांकि इसमें काफी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ये चीजें होती हैं देश में। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, आपकी सरकार है तो आप अधिकारियों का ही प्रयोग कर रहे हो इलेक्शन कैंपेनिंग में, सरकारी गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हो इलेक्शन कैंपेनिंग में,
तो एक तरीके से ये तो गलत हुआ ना। गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हो आप अपने एडवर्टीजमेंट कराने के लिए, पर्सनल जनता को आपकी पार्टी के मुद्दों से जोड़ने के लिए। तो एक तरीके से जनता के पैसे का प्रयोग कर रहे हो, अपनी राजनीति को निखारने के लिए कर रहे हो। तो एक तरीके से ये भी क्या है, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी है ना। तो ऐसे में नेशनल कमीशन जो बनी थी, रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसने कहा था कि जो हाई कॉस्ट है इलेक्शंस की हमारे देश में, ये भी एक बड़ा रीजन है हमारे देश में पब्लिक करप्शन के लिए। क्योंकि जब पैसा लगेगा इलेक्शन में तो एमपी कहेगा जब भाई 10 करोड़ रुपए लगा के आया हूं तो 20 ना करे तो क्या एमपी बने, है कि नहीं। आप जैसे तो 30 करोगे। हाँ बता रहे हैं, देखिए। नाउ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। कैंडिडेट्स जो क्रिमिनल रिकॉर्ड से आते हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और फिर जीत भी जाते हैं। उसका कारण क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं जिताऊ कैंडिडेट्स। जैसे कि मैं खुद बताऊं, कुछ पार्टी जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की मांग मतलब मुद्दे पर आई थी, नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने दिल्ली में इलेक्शन लड़ा। तो पहले वाले इलेक्शन में उन्होंने बहुत ही सीधे साधे लोगों को वोट दिया, वो टिकट दिया और वो जीत गए। दूसरे वाले में उनको लगा कि यार पिछले वाले में 28 ही सीट आ पाई थी, अब तो ज्यादा सीट बढ़ानी पड़ेंगी, सरकार बनानी मुश्किल हो गई थी। तो ऐसे में कुछ सीट्स पे उन्होंने देखा किस तरह के लोग जीतते हैं, अच्छा इस सीट पे इस तरह के लोग जीतते हैं, तो दूसरी पार्टी से लोगों को अपने पास लाए, कहा कि वो तो तुम्हें टिकट नहीं दे रही, देगी तो आप जीत नहीं पाओगे, मैं टिकट दे रहा हूँ, जीत जाओगे। और वो जीत गए। तो एक तरीके से पार्टी जो है वो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट इस वजह से देती हैं क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जीत हासिल करा देते हैं। और अल्टीमेटली आपको लोकसभा में या विधानसभा में नंबर्स चाहिए, नंबर्स रहेंगे आपके फेवर में तो आप सरकार बना पाओगे। तो इस वजह से भी ऐसा होता है। नेक्सस चलता है पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के बीच में, ये हर पार्टी में देखा जाता है, ठीक है विमान। नॉन सीरियस कैंडिडेट्स आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। नॉन सीरियस कैंडिडेट का मतलब कि एक्चुअली दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इलेक्शंस, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इवन विनिंग। आपको कि ये क्या, जैसे कि मैं इलेक्शन लड़ रहा था, विमान भी इलेक्शन लड़ने खड़े हो गए, विमान को जीतना नहीं है इलेक्शन, ऐसे ही खड़े हो गए। क्यों, विमान को लगा अगर मैंने सर की 1000 वोट भी काट ली, ऐसे ऐसे वादे देकर कि सेंट्रल पार्क में ये होगा, तुम्हें ये फ्री में मिलेगा, ये करेगा, तो भी सर को तो नुकसान पहुंचा दिया ना। तो इसको हम कहते हैं वोट कटाऊ कैंडिडेट। जीतने वाला नहीं है, जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, वोट कटाऊ कैंडिडेट है। तो ऐसे में फिर विमान जैसे क्या करते हैं, फिर वो अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास जाते हैं कि देखो ऐसा 1000 वोट तो मैं तुम्हारी ले लूंगा, तो इससे बेटर है तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो और मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। तो एक तरीके से इस तरीके से एक्चुअली ये काम चलता है, ठीक है। नॉन सीरियस कैंडिडेट आ जाते हैं। फ्लॉज इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि जो कन्विक्शन रेट है वो कम है, राइट। जब तक कन्विक्शन नहीं होगा तब तक क्या माना जाता है, इनोसेंट माना जाता है। भाई ये कहते हैं ना हम कि भाई जब तक किसी का कन्विक्शन नहीं हुआ, जब तक सिद्ध नहीं हुआ, तब तक तो वो क्या है, अपराधी नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, कन्विक्शन रेट पॉलिटिशियंस का सबसे लो रहता है, 6% मात्र। यानी कि विमान आप अगर कुछ कर दो तो हो सकता है आपको तुरंत कन्विक्शन हो जाए, लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन है मजबूत तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तारीख पर तारीख करती रहेगी, फिर कोई और तारीख पर तारीख करता रहेगा। इतने वो कहेगा मैं यार पूरी करियर में मैं एमपी भी रह लिया 25 साल, मंत्री भी रह चुका, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुका, अब जो तुम्हें करना है करते रहो, अब तो मेरा मरने का टाइम आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का कन्विक्शन रेट लो रहता है, ठीक है। ह्यूज परसेंटेज ऑफ एक्यूज क्रिमिनल बैकग्राउंड से रहते हैं और अनपनिश्ड रहते हैं, उन्हें सजा ही नहीं होती। नाउ कास्टिज्म, जातिगत राजनीति का प्रयोग होता है, इस आधार पर लोगों को मोबिलाइज कराया जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया पर इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, बुरी बात नहीं है। मुद्दा यह है यहाँ पर फॉल्टी न्यूज़ चलाना, यानी कि फेक न्यूज़ चलाना, जनता को इन्फ्लुएंस कर देना इसके थ्रू, तो ये भी है। प्लस सोशल मीडिया पर भी कुछ एक पार्टीज का ज़्यादा होल्ड होना। भाई रूलिंग पार्टी है, वो कहेगी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से कि भाई तुम्हारे लिए कुछ अभी तक हमने सख्त कानून बनाए नहीं, जैसे कि इतना पैसा तुम एडवर्टीजमेंट से कमा रहे हो, तो अगर इस पे हम अलग से टैक्स लगाने लग जाएं तो कम से कम 10,000 करोड़ तो तुम्हें देने पड़ेंगे। वो कहेंगे हाँ जी सर देने पड़ेंगे, तो क्यों ना तुम कुछ ख्याल रखो, कुछ हमारा रखो, कुछ हम तुम्हारा रखेंगे। तो इस तरीके से कुछ एक पार्टीज होती हैं, उन्हीं के पास चंदा भी ज़्यादा आता है, उनके पास होल्ड भी ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो इन्फ्लुएंस कर पाती हैं पॉलिटिक्स को, ठीक है। कम्युनलिज्म,
धर्म की राजनीति, आपने सुना होगा ना कि जब चुनाव आते हैं ना तो उससे पहले दंगों की संभावनाएं, आपके हेट स्पीच की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले कहा जा रहा है कि एक स्टेट में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें इलेक्शन आने वाले हैं, तो उससे पहले अब हिंदू मुस्लिम सुनने में आने लगा है। ठीक है, कारण भाई चुनाव आ रहे हैं तो वोट को एक मुश्त करना है, कंसोलिडेट करना है, तो धर्म के नाम पर किया जा सकता है आसानी से, राइट। फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, डर फैलाया जाता है कि भाई देखो विमान, तुम खतरे में हो, तुम्हारा धर्म खतरे में है, तो धर्म को बचाने के लिए अब क्या करोगे फिर? डर की वजह से पहले तुम सोच रहे थे यार मैं जॉब के मुद्दे पर वोट दूंगा, महंगाई के मुद्दे पर वोट दूंगा, फिर आप सोचोगे जॉब और महंगाई तो तब रहेगी ना जब जीवन रहेगा, तो आप सोचोगे नहीं भाई जीवन के मुद्दे पर वोट दूंगा, तो डर के आधार पर आपसे वोट ले लिए जाते हैं, राइट। लो वोटर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, जनता वोट डालने नहीं आती। मैं आपको बता दूं, जहां लिटरेसी रेट कम है वहां देखा गया वोट परसेंटेज ज्यादा है, और जहां लिटरेसी रेट हाई है वहां नहीं है। अपर मिडिल क्लास, अब देखिए आप लोग सोचते होंगे कि यार पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी वाहियात बात क्यों कर देती हैं कभी कभी, ये तो समझदार आदमी आराम से समझ जाएगा। तो वहां पर लॉजिक ये है कि समझदार आदमी वोट कहाँ देने जाता है? समझदार आदमी तो ये सोचता है कि आज तो छुट्टी का दिन है, वोट देने क्या करूंगा। कई लोगों की जो वोट है वो दूसरे शहर में, वो पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं दूसरे शहर में, उन्होंने इतनी जहमत नहीं करी कि वोट अपनी चेंज करा लें, या उनको लगता है अभी टेम्पररी है यहाँ पर, तो ये भी एक फ्लॉ है। तो ऐसे में समझदार व्यक्ति नहीं जा रहा, तो जा कौन रहा है? जो आराम से भीड़ का हिस्सा बन सकता है। तो भीड़ के हिस्से वाले को क्या चाहिए? धर्म चाहिए, जाति चाहिए, फ्रीबीज चाहिए। तो इस वजह से ऐसी बातें करो जिससे आराम से आप जीत जाओगे, है कि नहीं। फ्रीबीज मिलती है, लैपटॉप बांट दिए जाएंगे जी, सोने का मंगलसूत्र मिलेगा आपको, लोगे कि नहीं लोगे? जी सर बता रहे हैं, इन्हें बिल्कुल ही शर्म नहीं रही। आप क्या करोगे भाई? घर पे दे देंगे, अच्छा, कुछ करते हैं। स्कूटी, ये सब चीजें मिलती हैं, मतलब जो भी मिल जाए ले लो। हाँ, यही मानसिकता है हमारे समाज की, राइट। और इसकी वजह से नुकसान किसको होता है? पब्लिक एक्सचेकर को होता है। कारण, क्योंकि ये एक तरीके से इससे कोई एसेट्स नहीं बन रहे हमारे देश के, ये तो एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऐसा खर्चा है जो सरकार को कोई रिटर्न नहीं दे रहा कई बार। तो इससे नुकसान है, आपका ही नुकसान है, क्योंकि यहां वो पैसा कम होगा तो सरकार प्यार से आपका जीएसटी बढ़ा देगी, इनकम टैक्स बढ़ा देगी, और वो पैसा दूसरी तरीके से आपसे वसूल लेगी, है कि नहीं। प्रॉब्लम विद इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए तो लगा अब इलेक्शन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। एक्सचेकर का मतलब होता है राजस्व, मतलब वो एक तरीके से गवर्नमेंट फंड से वो पैसा जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में इंट्रोड्यूस किए गए और कहा कि अब फंड रेजिंग जो हमारे देश में वो क्लीन हो जाएगी। मैंने भी इंटरेस्ट लिया कि भाई ये क्या, कैसे क्लीन हो जाएगी, जरा समझें इसको। तो ऐसे में नीदर द डोनर नोर द पॉलिटिकल पार्टी इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन हु मेड द गिफ्ट। तो क्या गजब ट्रांसपेरेंसी आएगी। डोनर को नहीं है अपना नाम देना, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको एक क्लास में कि आप एसबीआई से 5 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए, आपके अकाउंट से पैसा गया, 1 नंबर का पैसा है उस पर, लेकिन आपका नाम नहीं लिखा। आपने कहा मैं इस पैसे को आम आदमी पार्टी को देने जाऊंगा। रात को वाइफ ने इलेक्टोरल बॉन्ड रखा, सुबह ऑफिस के लिए हो गई, बीजेपी को दे आई, तो बीजेपी को चला जाएगा वो। तो ना तो बियरर का, मतलब बियरर बॉन्ड है, जिसके पास वो है उसको, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, और पार्टी भी उसका, जो किसको, पार्टी भी उसके बारे में इलेक्शन कमीशन को ऑफिशियली नहीं बता रही है किस रूट से आया है, क्योंकि पार्टी के पास भी ये डिटेल नहीं है कि किस अकाउंट से मतलब इसको खरीदा गया है। ऐसा भी हो सकता है मैंने 5 लाख का बियरर बॉन्ड लिया, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, बियरर का मतलब था जिसके पास वो है, और विमान को यार मेरी तरफ से दे आना उस पार्टी को, तो ऐसे में आप दे आए उस पार्टी को, गवर्नमेंट को पता रहेगा, गवर्नमेंट को पता रहेगा, बस इलेक्शन कमीशन को तो नहीं पता लग रहा ना। मुद्दा ये है ट्रांसपेरेंसी, राइट। इट अंडरमाइंस पॉलिटिकल फाइनेंसिंग ओपननेस। इशुइंग कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस वजह से गवर्नमेंट के पास ये पता रहेगा कि हाँ कहां से पैसा जा रहा है, और जिस अकाउंट में आएगा उस अकाउंट का भी पता रहेगा, उसका पता रहेगा। लेकिन ट्रांसपेरेंसी एंश्योर करने की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके पास नहीं आ रहा। लेकिन इससे एक ये फायदा होगा कि 1 नंबर में जो फंडिंग है वो शो होगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अदर तरह की फंडिंग बंद हो गई है देश में? वो तो बंद नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक प्रयास है, लेकिन इसमें सुधार होना चाहिए। Fear of retaliation among contributors as government can hunt for the identity of anonymous donors at any moment। भाई जैसे मैंने
5 लाख का, क्या 5 लाख का इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया, 5 नहीं सर, बड़ा है। बड़ा अमाउंट लूँ 5 ही लूंगा, 5 लाख का लिया, मैं बीजेपी के अकाउंट में डालना चाह रहा था, विमान ने वो चुरा लिया, विमान जाकर आम आदमी पार्टी को दे आए। तो अब गवर्नमेंट को ये पता है कि इस अकाउंट से खरीदा गया था इलेक्ट्रल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आम आदमी पार्टी के अकाउंट में सबमिट हुआ, मतलब एसबीआई को पता है, एसबीआई के डेटा से पता है। तो ऐसे में अगर रिटेलिएट करने पे आ जाए तो मेरे खिलाफ रिटेलिएट कर सकती है, नहीं कर सकती है? यस और नो? तो मेरे खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो ये एक तरीके से मेरी जो एनोनिमिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात हो गई। इससे आदमी सोचेगा इससे तो अच्छा था मैं कैश दे देता। रिटेलिएट का मतलब है कुछ एक्शन ले सकती है मेरे खिलाफ, मतलब ऐसा नहीं ऑफिशियली, अनऑफिशियली हम कह रहे हैं। दीपश्री मुद्दा तो ये है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हमारे पास ये नहीं आ रहे हैं। नाउ कमिटीज एंड कमीशंस फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष पर कोई कमेंट नहीं करता हूं, मैं बहुत ही न्यूट्रल बात करता हूं। और मैं आपको बता दूं, आपको बीइंग अ सिविल सर्वेंट, आपको सर्विस में जाना है तो आपको न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ही रखना है। आपके आंसर्स में ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक पार्टी विशेष की मानसिकता से प्रभावित हैं, ठीक है? ये एग्जाम्पल्स इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि आपको रोचक तरीके से चीजें एक्चुअली याद रहें, नहीं तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे दिमाग में रखेंगे? चैलेंज होता है स्टूडेंट के समक्ष। जयप्रकाश नारायण कमेटी 1974 में बनी थी और रिकमेंडेशन देनी थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करे जाएं, ठीक है? जयप्रकाश नारायण, वही जयप्रकाश नारायण, जेपी आंदोलन, राइट? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो सीईसी का जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसमें चेंज लाओ, 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन हो, रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। हुई कि नहीं हुई? हुई। टेलीविजन और रेडियो शुड बी प्लेस्ड अंडर एन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन। कारण उस टाइम पर क्या होता था कि टेलीविजन और जो रेडियो होते थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते थे। भाई पता है कि नहीं पता है? दूरदर्शन, आकाशवाणी, तो दूरदर्शन आकाशवाणी में जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता था? सरकार करती थी। तो उनसे कहती थी हमारे हिसाब से ये प्रोग्राम वगैरह चलाते रहना, आरी बस में। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, सरकार का प्रभाव नहीं होना चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे एक और कमेटी बनी थी, जीवन रेड्डी कमेटी। इसने कहा सबसे पहले तो जो ये प्रोहिबिशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के स्प्लिट्स पे और मर्जर पर, क्योंकि इसमें बड़ा करप्शन होता है। लोग टूट कर चले जाते हैं दूसरे में पैसा लेने के लिए, मंत्री पद लेने के लिए। नुकसान किसका होता है? आम जनता का होता है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कमीशन में, इलेक्शन कमीशन में। नॉन सीरियस कैंडिडेट्स फ्रॉम रनिंग द ऑफिस, उनको हटाना चाहिए, ठीक है? अब कैसे? अब विमान जैसे को कैसे हटाएं? जो वोट कटुआ कैंडिडेट हैं, वोट काटने वाले कैंडिडेट हैं, आपको कैसे हटाएं? एक मिनिमम वोट तो होना चाहिए। आप पे ये कह देना कि 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए आपका डिपॉजिट है, नहीं लाओगे इतना वोट तो पैसा जब्त हो जाएगा। हाँ, नहीं लाओगे तो पैसा जब्त हो जाएगा। लेकिन वहाँ चैलेंज एक ये भी है ना विमान, मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा नेता बन सकता हूँ, मेरे पास नहीं है 1 लाख रुपए, तो आप तो मुझे चुनाव लड़ने नहीं दोगे, मेरा पॉलिटिकल राइट छीन लोगे। बात है कि नहीं? यस और नो? तो इस वजह से फिर हम बढ़ा भी नहीं सकते। लेकिन इन्होंने रिकमेंडेशन दी, बढ़ा दो इसको। डिपेंड करेगा कि भाई कहां तक बढ़ाएं। अब एक पूछ रहे हैं कि सर नॉन सीरियस कैंडिडेट का पता कैसे लगेगा? पता करना ही नहीं है ना, पहले आप बढ़ा, जो अगर लिमिट अच्छी रख दोगे आप सिक्योरिटी की, तो एक्चुअली जो नहीं जीतने वाला वो एक्चुअली खुद ही मतलब सोचेगा कि यार क्यों, मेरा तो वैसे कोई मुझे 1 लाख रुपए देगा, हटने के बाद में शायद कोई ना भी दे, वो कहेगा तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। तो ऐसे में ये और पैसे चले जाएंगे, राइट? टू प्रिवेंट पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन, यानी कि कमीशन ने प्रपोज किया कि कोर्ट ऑर्डर्स करे इन रिलेशन टू दोज पीपल जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड्स हैं, वो एक्चुअली पॉलिटिक्स में ना आए। दिनेश गोस्वामी कमेटी, यानी कि 3 कमेटी आपको दिमाग में आ गई होंगी, जयप्रकाश नारायण अभी, जीवन रेड्डी कमेटी, तो जे डी दिनेश, हाँ, दिनेश गोस्वामी कमेटी। इन्होंने कहा एक तो टाइम लिमिट रखो बाई इलेक्शंस पर। बाई इलेक्शन मतलब अगर किसी पर दोबारा चुनाव होने हैं किसी सीट पर, इंक्रीज कर दो इंडिपेंडेंट्स पर जो डिपॉजिट है, तो इससे नॉन सीरियस कैंडिडेट हो जाएंगे आउट। चेक करो एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, स्ट्रेंथनिंग करो इलेक्शन कमीशन की,
सीरीज ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर्स रखने चाहिए जिससे कि बूथ कैप्चरिंग और ये जो रिगिंग होती है ये ना हो, ठीक है। अमेंडमेंट करो एंटी डिफेक्शन लॉ में जिससे कि स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन हो सके डिस्क्वालिफिकेशन में। जैसे एक केस आपको बताया था जब मैं एंटी डिफेक्शन पढ़ा रहा था कि वो पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में आ गए, फिर मिनिस्टर बने हुए 3 साल से, अब कार्यकाल पूरा हो गया, लोग चिल्लाते रहे एंटी डिफेक्शन लगा दो, एंटी डिफेक्शन लगा दो। स्पीकर ने कहा अभी तो पता नहीं है एंटी डिफेक्शन का, सोच रहे हैं हम इस पर। तो ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ का फायदा क्या हुआ, उसको लालच दिया गया मिनिस्टर बना देंगे, मिनिस्टर बन के 3 साल मिनिस्टर रह चुके, फिर दोबारा इलेक्शन हो गए। रिगिंग का मतलब होता है चुनाव को प्रभावित करना, काउंटिंग को डिसरप्ट करना, काउंटिंग अपने फेवर में कर देना, काउंटिंग में गड़बड़ कर देना। रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, अब क्या क्या रिफॉर्म्स हैं। एक तो वोटिंग एज को कम करना, वोटिंग एज में कमी की गई, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा डायरेक्ट फैक्ट वाला क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में पूछ लेता है। डेपुटेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, अब काफी वृद्ध यानी कि एक्सपेंडेड लेवल पर इलेक्शन कमीशन डेपुटेशन करती है ऑफिसर्स की। इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रपोजर्स, देयर वाज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रपोजर्स इन इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद करिए, बताया था ना प्रपोजर्स सेकेंडर्स, राज्यसभा के केस में प्रपोजर्स की हमने बात की थी, किसके केस में की थी भाई, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में की थी हमने, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि हम ओवरऑल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना। ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई तो काफी हद तक सुविधा हुई कि नहीं हुई। पहले तो कितने सारे वोट्स फॉल्टी निकल जाते थे बैलेट पेपर वाले केस में, राइट। तो फर्स्ट टाइम यूज की गई थी बाई इलेक्शन इन केरला, 15 पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम को, राइट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फिर उसके बाद न्यू सेक्शन 60A वाज इंसर्टेड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, एम्पावरिंग कमीशन टू यूज वोटिंग मशीन। तो अगर पूछा जाए क्या वोटिंग मशीन के यूज करने के लिए कानून में अलग से प्रावधान किया गया, यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अलग से चेंज किया गया, तब जाकर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, किसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। बूथ कैप्चरिंग प्रोविजंस, जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पर बूथ कैप्चरिंग का केस आता है, यानी कि कोई ईवीएम या फिर बैलेट बॉक्स है उसको ही जब्त करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में एडजर्न कर दें पोलिंग, यानी कि पोलिंग ही नहीं होगी वहां पर। पोलिंग स्टेशन सीजर, टेकिंग पोजीशन ऑफ पोलिंग स्टेशन, अलाउइंग वंस ओन सपोर्टर्स टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज, ये सब तरीके हैं जिससे बूथ कैप्चरिंग होती है। यानी कि आप पोलिंग स्टेशन को जब्त कर लें, कह दें केवल मेरे सपोर्टर ही वोट डालेंगे और कोई वोट नहीं डालेगा, थ्रेटन करें इलेक्टर्स को, सीजर करें एक्चुअली लोगों को, राइट। जैसे मैं एक केस बताऊं आपको, मैं बता रहा था ना आपको मिस्टर बचतर सिंह, वो एक किस्सा बता रहे थे कि जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे यहाँ पर यूपी में एक जगह, तो एक पॉलिटिशियन थी फूलन देवी, नाम सुना है जी, जो पहले डेकॉइट थी फिर बाद में पॉलिटिशियन बनी थी। तो बता रहे थे कि एक दिन मतलब इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी थी उनकी, तो वो जिस टाइम इलेक्शंस होंगे ना तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो बहुत बिजी रहते हैं, आप इधर से उधर पूरा काफिला लेके आपको इंश्योर करना पड़ता है, बहुत दबाव का टाइम होता है। तो उस टाइम पर वो गेस्ट हाउस में रुके ही थे, करीब 4 बजे के आसपास, लंच उन्होंने उस दिन किया नहीं था, टाइम नहीं मिला। जैसे ही बैठे लंच के लिए, फूलन देवी आती हैं अपने कुछ समर्थकों के साथ, कहती हैं कि सर आप यहाँ पे लंच कर रहे हैं, वहाँ पे जो है यहाँ पर एक एरिया से पूरी की पूरी बस्ती में लोगों को गायब कर दिया गया है जो लोग फूलन देवी के सपोर्टर थे। तो ऐसे में उन्होंने पूछा कंट्रोल रूम पे कि भाई जो उस एरिया के जिनको उन्होंने जिम्मेदारी दी थी एसडीएम को कि भाई क्या स्टेटस है, तो उन्होंने कहा सर मैं बीडीओ से पूछता हूँ। बीडीओ से पूछा, बीडीओ ने कहा सर सब ठीक है। इन्होंने कहा कि नहीं सर मेरे पास पुख्ता जानकारी है, समर्थकों ने कहा वहां से लोगों को ही उठा लिया गया है, इलेक्शंस को प्रभावित किया जा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने कहा ठीक है, वो सीधे वहां पर पहुंचे तो पता लगा सही में बस्ती के लोगों को गायब कर दिया चुनाव से एक दिन पहले। तो वहां के जो बाहुबली थे उन्होंने क्या करा, ट्रक लेकर आए, सबको डराया धमकाया, कुछ लोगों को लालच दिया और सबको ट्रक में बैठा के कहीं और ले गए। कारण उन्होंने कहा इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ये अल्टीमेटली फूलन देवी को वोट देंगे। तो फिर वहां पर जब पहुंचे डीएम साहब तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तो वायरलेस पे लिया, उन्होंने कहा इतने घंटे में मुझे सारे लोग मुझे वापस चाहिए यहाँ पर। दूसरा, अगर कहीं से भी मुझे एक चीज पता लगी कि इन लोगों ने समर्थन किया प्रशासन से, बिना प्रशासन के समर्थन के इतने ऐसा काम हो कैसे सकता है, सबकी नजरों में रहेगा, लोकल पुलिस को भी पता रहेगा, सबको पता रहेगा, यानी कि लोग मिले हुए थे सरकार के डिपार्टमेंट के लोग। तो उन्होंने कहा जिसके बारे में मुझे पता लगेगा भी तो मेरा ट्रांसफर हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मेरे जीवन का ये मोटिव बन जाएगा कि आपका करियर और जिंदगी दोनों बर्बाद कर दूंगा। इतनी पावर तो एक आईएएस रखता है और पोजीशंस चेंज भी होती रहती हैं, तो पावर में आप आएंगे, समीकरण बनाएंगे तो बर्बाद आप कर सकते हैं। तो ऐसे में पूरा महकमा एकदम सतर्क हो गया, वो लोग वापस लाए गए
और फिर उसके बाद उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया कि कोई भी मोटराइज्ड व्हीकल पूरे जिले में चलेगा ही नहीं जब तक कि काउंटिंग करके और सिद्ध नहीं हो जाते इलेक्शन के रिजल्ट। केवल वही मोटराइज्ड व्हीकल चलेंगे जिस पर उनके साइन होंगे, यानी कि सरकार के बेसिकली व्हीकल चलेंगे। बाकी उस टाइम पर पूरे एरिया में केवल साइकिल यही चली थी, फिर मतलब रिक्शा साइकिल। तो ये पावर होती है। इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो अभी फोटो आइडेंटिटी कार्ड है जिससे कि आपका आइडेंटिटी पता लग सके जब आप वोट करने जाते हैं, जिससे कि उसमें फ्रॉड कम हो सके। लेकिन अभी भी हमें गैप दिखते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर वायलेशन ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट, जो कहता है कि 6 साल की सजा हो सकती है अगर आप इसमें कुछ गड़बड़ करते हैं, यानी कि नेशनल ऑनर्स को डिसरप्ट करते हैं या मतलब डिसरेस्पेक्ट करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी आपकी, और फॉर 6 years फॉर कंटेस्टिंग इन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, याद करिए। इससे क्वेश्चन भी मैंने पूछा था। कब से लागू होता है? जब से चुनाव डिक्लेयर होता है। कब तक होता है? जब तक रिजल्ट ना आ जाए। ठीक है, तो जो डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन देता है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं, राइट। पहली बार 1971 में हमने यूज किया, रिवाइज किया इसको बार बार, यानी कि नए नए नॉर्म्स जो है इलेक्शन कमीशन लाता रहा। ठीक है, इवॉल्व करता रहा प्रिंसिपल्स को। अब रिफॉर्म्स क्या क्या हुए? सबसे तो लिस्टिंग ऑफ नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट रिकॉग्नाइज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी कि इनका कैटेगराइजेशन हुआ कि कौन से ऐसे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज से, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज, कौन से ऐसे हैं रजिस्टर्ड पार्टी लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है, ना तो नेशनल लेवल पर ना स्टेट लेवल पर, या कौन से इंडिपेंडेंट हैं। तो 3 तरह के आपके कैंडिडेट हो गए। ठीक है, ऐसी प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लिकर, जैसे कह दिया जाता है ना कि पोलिंग एरिया में 48 घंटे टिल द कंक्लूजन ऑफ पोल अगर लिकर होता है तो ऐसे में पनिशमेंट हो जाएगी 6 महीने की, या फिर पेनल्टी हो जाएगी 2000 रुपए की। तो विमान कह रहे हैं इसी वजह से पहले से इंतजाम कर लेते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं बांटने वगैरह का। लेकिन ये इसलिए किया जाता है जिससे कि आप वहां पर डिस्ट्रीब्यूट ना करें। और इस वजह से अगर लिक्विड सेल होता है या गाड़ियों में पकड़ा जाता है तो आपने सुना होगा छापे पड़ते हैं उस टाइम पे जी, मुश्किल हो जाता है ले जाना है। अच्छा, कंटेस्टेंट्स रेस्ट्रिक्ट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पहले क्या होता था कि पहले एक लीडर 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है, बड़ा लीडर जो है, एक से जीत हारूंगा तो दूसरे से जीत जाऊंगा। लेकिन फिर रिफॉर्म किया गया कि नहीं, 2 से ज्यादा नहीं जीत सकते। कारण अगर आप 4 पे जीत गए, बनने आप 1 के हैं, तो 3 जगह बाई इलेक्शन कराने पड़ेंगे। खर्चा कौन कर रहा है? आम जनता के पैसों से हो रहा है। तो अब 2 को कराना, तो ये भी क्या है? एक रिफॉर्म है। क्लियर है बात? प्रोहिबिशन ऑफ आर्म्स, जैसे उस दौरान क्या होता है कि एरिया से जो जिनके पास लाइसेंस हथियार हैं, पुलिस कहती है कि आप थाने में जमा कर दो और उसके बाद वापस ले लेना। ठीक है। डेथ ऑफ अ कैंडिडेट वुड नॉट अफेक्ट इलेक्शंस, यानी कि इफ द डेड कैंडिडेट बिलोंग टू अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, द पार्टी इन क्वेश्चन वुड बी ग्रांटेड 7 days टू सेलेक्ट अ रिप्लेसमेंट कैंडिडेट, यानी कि 7 दिन उनको दिया जाएगा कि आप अपना रिप्लेसमेंट कैंडिडेट चुन लो। टाइम लिमिट फॉर बाई इलेक्शन, यानी कि विद इन इतने टाइम में, जैसे कि लेस देन 1 year में आप वहां पर बाई इलेक्शन कराओ। ईसी सर्टिफाई करती है। बाई इलेक्शन का मतलब होता है उस जगह से या तो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गया, रिजाइन कर दिया, या डेथ हो गई, तो लोगों का अधिकार है कि भाई उनका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो इस वजह से ये होता है। क्लियर है? तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, फिर हम कल डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आपकी पीडीएफ में, बस गो थ्रू कर लेना। दिमाग में पॉइंट स्ट्रक्चर होने चाहिए कि रिफॉर्म पे क्वेश्चन आए तो हाँ मेरे पास 8-10 पॉइंट हैं तैयार। दीक्षा कनौजिया, दीक्षा आपको अनम्यूट करना होगा। Sir, am I audible? यस यू आर दीक्षा। Okay, first of all, thank you so much, sir. आज आपको मैसेजेस दिख गए। थैंक यू दीक्षा, आपने प्रयास भी बड़े एक्सपेंडेड लेवल का किया था आज। हाँ जी सर। सर एक तो मेरा ना क्वेश्चन है जो आपने कल पूछा था कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट ड्रीव आउट किया जाता है करप्शन प्रैक्टिसेस की वजह से इलेक्शन में, तो क्या वो नहीं मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से अगर उसको अपना ऑफिस लीव करना पड़ जाता है तो क्या वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो सर ये आरपीए एक्ट में मैंने चेक करा था, इसमें लिखा था एनी पर्सन।
तो इसके अंदर तो एनी पर्सन के अंदर तो कोई भी आ सकता है, तो इसका आंसर आई थिंक कि हाँ उसको डिबार किया जा सकता है। लेकिन हम जनरली प्रैक्टिस में देखते हैं कि करप्ट लोगों को मिल जाता है चांसेस इलेक्शन में होने का। जैसे एक अभी केस है जो कि पंजाब के MP हैं सिमरनजीत सिंह जी, उन्होंने बोला था कि खालिस्तान को सपोर्ट किया था उन्होंने, लेकिन उनको फिर भी एक पार्टी ने टिकट दिया और वो जीत भी गए। तो सर ये क्या वायलेशन नहीं है RPA एक्ट का? अब जरा RPA एक्ट की जो लाइन है जरा वो मुझे बताइए, पूरी लाइन क्या कहती है? सर एक्चुअली पढ़िए पूरी मैंने लाइन। ना पूरी लाइन नहीं लिखी थी, अभी रेफर कर लीजिए। मैं आपको इससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से स्टेटमेंट का मीनिंग आपको मतलब समझना चाहिए। पूरी लाइन क्या है एक्चुअली मुझे मैं बताता हूँ, आप सर्च करना। हाँ बोलिए। जो लाइन थी सर वो ये है, अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years टू कंटेस्ट इलेक्शन आफ्टर रिलीज फ्रॉम जेल। मतलब लाइन ये थी, और इसके अंदर ये पॉइंट था कि ब्राइबरी का केस हो गया, जैसे ब्राइबरी इज ऑल्सो अ करप्ट प्रैक्टिस एज आई थिंक, और इसमें काफी सारे मतलब क्रिमिनल केसेस है अगेंस्ट विमेन। तो मतलब दिस वाज द लैंग्वेज आई थॉट कि ये इसके अंदर कंसीडर होगी। वो स्टेटमेंट जो मैंने आपको बोली थी, मैंने कहा इफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज टर्मिनेटेड ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन। एक होता है टर्मिनेशन, एक होता है खुद रिजाइन दे देना। दोनों बातों में डिफरेंस है। एलिगेशंस ऑफ करप्शन लगना, आपका सस्पेंशन होना, और उसके बाद आपके द्वारा रिजाइन दे देना, दोनों बातों में फर्क है। आपका सस्पेंशन हुआ यानी कि टेम्पररी था, जांच चल रही थी, हो सकता है जांच के बाद आरोप सिद्ध ना हुए हों। आरोप सिद्ध नहीं हुए, फिर आपको लगा कि चलो यार चुनाव लड़ लेते हैं, तो फिर आप चुनाव लड़ने चले गए। तो ऐसे में आपने रेजिग्नेशन दिया और आप चुनाव लड़ने चले गए, तो वो टर्मिनेशन नहीं हुआ। टर्मिनेशन का मतलब होता है सरकार ने ऑफिशियली आपको करप्शन के चार्जेस पर टर्मिनेट किया था, सर्विस से निकाला था। समझ रहे हो? तो लोग स्मार्टली क्या प्ले करते हैं, सस्पेंशन हुआ, इंक्वायरी हुई, कहा गया कि भाई तुम रिजाइन कर दो, इंक्वायरी संभाल लेंगे। इंक्वायरी से फिर मतलब उसको अगर इंक्वायरी ने टर्मिनेट नहीं करा और मतलब इंक्वायरी ने कहा कि नहीं ये इस चार्जेस के गिल्टी नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, उनकी पेंशन वगैरह बनी रह जाती है। तो इस तरीके से वो इस क्लॉज से बच जाते हैं। ओके और सर ये जो पंजाब के MP वाला केस था, तो ये तो आई थिंक कि मतलब वायलेशन है ना फंडामेंटल ड्यूटीज का, कि आप नेशनल इंटीग्रिटी को ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन आल्सो यू आर गेटिंग सिलेक्टेड एज एन MP। हाँ, अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ एग्जैक्टली केवल कुछ रेफरेंस में है। जैसे कि नेशनल ऑनर्स को जाहिर सी बात है आप डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो अगर आप ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं तो आप पर सेपरेटली केस हो सकता है, राइट? लेकिन इस वाले केस में जो आप सिमरनजीत सिंह मान की बात कर रही हैं, तो उन पर आरोप लगते हैं। इससे पहले भी कहा जाता है उस मूवमेंट से पार्ट थे, अभी भी वैसे विचार रखते हैं, लेकिन कानून उनको डिबार नहीं करता। ये मानता है कि भाई ये आपका पॉलिटिकल राइट है। एक तरीके से अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भारत की संसद में का भाग बन रहे हैं, तो एक तरीके से आप भारत के नागरिक हैं और भारत की संसद का पार्ट बन रहे हैं, तो एक तरीके से वो इंटीग्रेशन वाली स्पिरिट आ रही है ना। ऐसा नहीं है कि आपको इस चार्जेस पर टर्मिनेट किया हो और आप जेल में हो, ये वाला पार्ट केस तो उनके साथ नहीं है। हाँ जी, है ना? इस वजह से। हाँ जी, जी सर, क्लियर है? हाँ जी सर। और एक क्वेश्चन था, ये लोकायुक्त का जो रोल है ये पार्थ चैटर्जी वाले केस में, सर इसमें अभी तक हम ED का ही नाम सुन रहे हैं, तो मतलब लोकायुक्त का कोई ऐसा, बिकॉज वो स्वमता एक्शन नहीं ले सकता, बट देन अब तो एलिगेशंस पता लगी गए हैं और काफी सारी चीजों में पता भी लग गया कि हाँ वो प्रूवन एलिगेशंस हैं, मतलब जो अब तक पता लग रहा है न्यूज के अकॉर्डिंग। तो उसमें लोकायुक्त का क्या रोल रह गया है? बिकॉज उसका काम सिर्फ ये थोड़ी था कि जब बता देगा कोई तभी आपको एक्शन लेना है। क्राइम इज देयर, करप्शन इज देयर, बट उसका रोल तो यही था ना कि इट हैज टू चेक इट, और उसके बाद मतलब चेक एंड बैलेंस बनाना है। तो हाँ, लोकायुक्त तो अभी तक उसका कोई एक्शन ले सकता है लोकायुक्त, बट आपको ये भी समझना चाहिए ना कि कई चीजें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होती है ना। हाँ जी, मतलब सर पॉलिटिकली, हाँ, आप मुझसे कानूनी लिहाज से पूछना चाहें तो हाँ डेफिनेटली जांच हो सकती है, रिकमेंडेशन लोकायुक्त दे सकता है उनके खिलाफ,
तो कानूनी रूप से तो ये है बात, हाँ जी ठीक है। ठीक है सर। सर एक, हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था कि ये जो डबल FIR वाला क्वेश्चन था एक हमारा पॉलिटी टेस्ट में, वो मैंने फिर से चेक करा था, तो किसी ने पहले भी बताया था आपको, बट वो क्वेश्चन अभी भी ना ठीक नहीं हुआ है आप मुझे, टेस्ट में। ठीक है, आप मुझे टेस्ट डेट अभी मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा @शशांक त्यागी14, जी मैं सर। क्वेश्चन चेक करा लूंगा हाँ जी कौन सा डेट का है सर, एक और और कौन सा क्वेश्चन है। नंबर है। हाँ जी सर, एक ना नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर लोकसभा नहीं है अभी ऑपरेशनल, मतलब वो डिसॉल्व हो चुकी है और राज्यसभा ने विद इन 30 डेज उसको अप्रूव कर दिया है और कोई पैरेलल गवर्नमेंट भी नहीं बन पाई है, तो अब जो है इलेक्शन कमीशन को करवाना पड़ेगा इलेक्शन विद इन 6 मंथ। तो क्या 6 महीने और 1 महीना इंक्लूड करते हुए इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगी रहेगी, क्योंकि वो 1 महीने में तो अप्रूव हो ही नहीं पाया। बताता हूँ। सबसे पहली बात, लोकसभा नहीं है, जी राज्यसभा ने 30 दिन में जी अप्रूव कर दिया है, तो उस सर। दौरान केयरटेकर गवर्नमेंट रहेगी। पहली बात तो ये, ठीक है। काउंसिल ऑफ ओके मिनिस्टर विल बी देयर बट इट विल बी लाइक अ केयरटेकर, नंबर 1, ठीक है। ओके इलेक्शन कमीशन, हमने कहा 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन जी अगर सर। सर्कमस्टेंसेस बहुत ज्यादा सीवियर हो गए, इलेक्शन कमीशन कहता है भाई हालात ऐसे हैं देश के, मैं इलेक्शन करा ही नहीं सकता, तो ऐसे केस में राज्यसभा को ही जिम्मेदार समझा जाता है कि दैट इज गोइंग टू प्रोसीड फर्दर रिगार्डिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। इस दौरान इलेक्शन कमीशन कोशिश करेगा कि इलेक्शन कराए जाएं, लोकसभा को दोबारा बनाया जाए, हाँ जी मतलब मेंबर्स बनाए जाएं, फिर वहां से अप्रूवल लिया जाए। मीनवाइल राज्यसभा विल बी वर्किंग। ओके, बट सर ये तो एक प्रोविजन था ना जो कि मैंडेटरी था कि विद इन अ मंथ बोथ हाउसेस शुड बी हाँ, देयर, तो ये मतलब एक एक्सेप्शनल नहीं केस को माना नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, विद इन 1 मंथ कहा आपको, बोथ हाउसेस, फिर ये भी तो कहा और इन केस लोकसभा इज नॉट देयर, इन दैट केस राज्यसभा विल एक्चुअली पास। ओके ओके 1 महीने में दोनों हाउस को करना है, लेकिन अगर दोनों हाउस एक ही हाउस है, भाई देश में मान हाँ लीजिए जी चारों तरफ से आक्रमण हो गए, देश में अलग अलग देशों ने मिलकर हमला हाँ कर जी दिया, तो ऐसे में कहां से फिर आप इलेक्शन हाँ जी कराओगे देश में, राइट? तो ऐसे में हाँ जी राज्यसभा ठीक बीइंग है अ सर। परमानेंट हाउस इज गोइंग टू फंक्शन। हाँ जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जो ऑर्डिनेंस का था कि ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशूड इन ऑर्डर टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तब वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, तो उस टाइम पे वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई एज सच लिया ही नहीं गया था, अप्रूवल लिया ही नहीं गया था, जिसकी वजह से उन्होंने फिर ये, आई डोंट रिमेम्बर दैट, कोई कमीशन बनाई हुई थी। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन था मेरा। देखिए, और उसमें अगर ये भी है कि जैसे बोलिए सर, बोलिए। जैसे कि रेटिफिकेशन भी होता है, जैसे 50% अबव वाला, 50% अबव वाला जो रेटिफिकेशन होता है, उसके अंदर भी ये है कि अगर 50% बोल दिया है कि किन्हीं स्टेट्स ने, बट उसमें वो स्टेट इंक्लूड नहीं है जिसको एक्चुअली प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो क्या ये उस स्टेट के लिए थोड़ा सा डिमेरिट नहीं होगा? डीमेरिट होगा, ये एक आर्गुमेंट रखा गया था इवन सुप्रीम कोर्ट में, जो इस जी फैसले सर। का विरोध कर रहे थे, लेकिन जैसा आपने हाँ कहा जी स्टेट लेजिस्लेचर से रिकमेंडेशन नहीं ली, तो ऐसे माना जाता है कि हाँ उस जी टाइम पर जो सत्यपाल मलिक जी थे, वहां पर गवर्नर थे ना, हाँ जी तो ये माना जाता है कि हाँ वहां जी पर गवर्नर के पास जो शक्ति थी और उसने जो रिकमेंडेशन जी दी, दैट वाज इक्विवेलेंट टू द स्टेटस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। कई कानूनविद कहते हैं भाई हाँ इसके जी इक्विवेलेंट नहीं मानना चाहिए था, लेकिन फिर कुछ कानूनविद कहते हैं कि नहीं, इक्विवेलेंट मान सकते हैं क्योंकि चुनाव कराने का ऐसे हालात नहीं थे। तो यानी कि सरकार ने हाँ जी जो रिकमेंडेशन जो है वो ली, गवर्नर के थ्रू ली, और सरकार ने कहा कि देखो हाँ जी हम कोई बड़ा चेंज, अलग कोई वृहद मींस कोई प्रोविजन में चेंज नहीं कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपेंडेड फॉर्म में, क्योंकि आर्टिकल 370 खुद ही कहता है कि ये जो स्पेशल प्रोविजन उसके लिए कश्मीर के लिए था वो टेम्पररी प्रोविजन था, इट वाज नॉट परमानेंट प्रोविजन। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि हमने उसका एब्रोगेशन किया है, मींस उसको इनइफेक्टिव बनाया है। तो कई लोगों ने कहा इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज किया भी गया, पेंडिंग भी है इससे हाँ रिलेटेड जी लिटिगेशंस, लेकिन फिलहाल सरकार ने ये कहा कि हमने किया है, मतलब प्रोसेस हमने फॉलो किया है विद इन देयर ओन हाँ जी इंटरप्रिटेशन। जी सर, लेकिन जो बुकर अलायंस वगैरह था, वो इमीडिएटली जैसे ही वहां पे से ये सारी चीजें अनाउंस हुई कि हाँ 370 हट गया है अगस्त में,
तो उन्होंने फिर से रिबेलियस मतलब स्टार्ट कर दिया था कि दे वर नॉट सपोर्टिंग इट। तो ये तो वेल मतलब सबको पता ही चल गया कि नहीं, द पीपल ओवर देयर आर नॉट सपोर्टिंग इट, क्योंकि ऐसा उसका रेफरेंडम भी नहीं किया गया उसके बाद कि वेदर डिसीजन इज गुड। दीक्षा, ये पॉलिटिकल हो जाएगा कि सपोर्टिंग कर रहे थे या नहीं सपोर्ट कर रहे थे। कुछ लोग कहना है सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग कहना नहीं कर रहे थे। हमें तो पॉलिटी वाले एस्पेक्ट पे रहना है कि भाई कानून क्या कहता है, इसका कैसे प्रयोग हुआ है। ठीक है दीक्षा? जी सर, क्योंकि तो सर जो हम पढ़ते हैं और रेगुलर, हाँ प्लीज। हाँ जी जी, मैं ये बोल रही थी सर कि जो हम पढ़ते हैं इन बुक्स में और जो हम एक्चुअली एनालाइज करते हैं रियल सिचुएशन में, उसमें काफी सारे लूप होल्स होते हैं। हाँ। और जो गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हाँ, उसके अंदर मतलब हम सजेशन भी बहुत अच्छे अच्छे तो दे देते हैं, हाँ। बट देन जो रियल में अगर इश्यूज को देखा जाए तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमारे आंसर्स को इम्पैक्ट तो करेगा ही ना। हम कब तक इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। यू आई फाइंड डोंट नो इट वेरी, इफ दिस इज माय पर्सनल। हाँ मैं समझ सकता हूँ आपकी डिफिकल्टी, लेकिन ध्यान रखिएगा हमें सिस्टम के अगेंस्ट वाले आंसर नहीं लिखने हैं। जर्नलिस्ट लिख सकता है, आप नहीं, क्योंकि आपको सिस्टम का पार्ट बनना है। सो यू शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, यू शुड बी बैलेंस्ड। तो वो पर्सपेक्टिव आपको रखना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं कह रहा कि अपना दिमाग बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, ऑब्जर्वेशन रखो और उस पर सोचो कि हाँ सिस्टम का पार्ट बनना है और ये अभी हुआ है और इस पे आपके विचार हैं। ठीक है, लेकिन उसको फिर भी बैलेंस वे में रखने की कोशिश करो। जी सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके दीक्षा, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन एंड आई विल पुट इट इन टेलीग्राम ऑल्सो, अगर किसी ने मिस कर दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। एनालाइज द इश्यूज pertaining to India's electoral system. And suggest measures for the same. हिंदी में लिखिए, भारतीय चुनाव प्रणाली से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करते हुए समाधान दीजिए। यस, 200 वर्ड्स। भारतीय चुनाव प्रणाली से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण करते हुए समाधान दीजिए। क्लियर है? जैसे आप लिख लें मेंशन डन, डन। चलिए फिर मिलते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।